आज की कहानी का शीर्षक है विलिब्रॉड स्नेल। सन 1580 का समय था। यूरोप में विज्ञान धीरे धीरे अपनी नई पहचान बना रहा था। लोग अब केवल पुराने विचारों पर विश्वास करने के बजाय प्रकृति को प्रयोगों के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौर में 13 जून 1580 को नीदरलैंड के शहर लीडेन में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम विलिब्रॉड स्नेल वैन रोइंग रखा गया। उनके पिता रूडोल्फ स्नेल स्वयं एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और विद्वान थे, जबकि उनकी माता मार्टेल कॉर्नेलिस डॉक्टर एक स्नेहमयी और संस्कारी महिला थी। घर का वातावरण शिक्षा और विज्ञान से भरा हुआ था। बचपन से ही विलिब्रॉड ने देखा कि उनके पिता गणितीय समस्याओं पर घंटों विचार करते रहते थे। यही वातावरण उनके मन में भी जिज्ञासा पैदा करने लगा। स्नेल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के मार्गदर्शन में प्राप्त की। वे बहुत ही मेधावी छात्र थे। कम आयु में ही उन्होंने गणित और लैटिन भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया। उस समय यूरोप में उच्च शिक्षा के लिए सबसे प्रसिद्ध संस्थानों में से एक था लीडेन विश्वविद्यालय। स्नेल ने यहाँ प्रवेश लिया। विश्वविद्यालय में उन्होंने केवल गणित ही नहीं, बल्कि खगोलशास्त्र, दर्शन और भौतिकी का भी अध्ययन किया। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि उनके शिक्षक भी उनसे प्रभावित हो जाते थे। स्नेल केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, वे दुनिया के श्रेष्ठ विद्वानों से सीखना चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने यूरोप के कई देशों की यात्रा की। उन्होंने जर्मनी और अन्य क्षेत्रों के प्रसिद्ध गणितज्ञों से मुलाकात की। इन यात्राओं ने उनके विचारों को और अधिक व्यापक बना दिया। उन्होंने महसूस किया कि विज्ञान केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि प्रयोगों और मापों पर आधारित होना चाहिए। यही सोच आगे चलकर उनके सभी वैज्ञानिक कार्यों की आधारशिला बनी। विदेश यात्रा से लौटने के बाद स्नेल ने अपने पिता के साथ लीडेन विश्वविद्यालय में कार्य करना प्रारंभ किया। 1608 में उनका विवाह मारिया डे लांघे से हुआ। मारिया एक प्रतिष्ठित परिवार से थीं। उनके पिता लॉरेंस एड्रियास डे लांघे नीदरलैंड के स्कूनहोवन नगर के मेयर थे। कुछ वर्षों बाद स्नेल के पिता का निधन हो गया। इसके बाद स्नेल को उसी विश्वविद्यालय में गणित का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। इतनी कम आयु में प्रोफेसर बनना उस समय बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब उनका अधिकांश समय छात्रों को पढ़ाने, गणितीय समस्याओं पर शोध करने तथा नए वैज्ञानिक सिद्धांत विकसित करने में बीतने लगा। उन्होंने पृथ्वी के आकार और उसकी परिधि को अधिक सटीक रूप से मापने का प्रयास किया। उस समय आधुनिक उपग्रह या जीपीएस उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने त्रिभुजीकरण नामक गणितीय विधि का उपयोग किया। इस विधि में पहले एक आधार रेखा को बहुत सावधानी से मापा जाता है। फिर विभिन्न स्थानों से कोणों का मापन करके अनेक त्रिभुज बनाए जाते हैं। त्रिकोणमिति की सहायता से उन त्रिभुजों की अन्य भुजाएं निकाली जाती हैं। इस प्रकार बिना हर दूरी को सीधे मापे बहुत बड़े क्षेत्रों की दूरी ज्ञात की जा सकती है। इस तकनीक के माध्यम से स्नेल ने नीदरलैंड के विभिन्न शहरों के बीच की दूरी मापी और पृथ्वी की परिधि का पहले से कहीं अधिक सटीक अनुमान लगाया। आज भी आधुनिक सर्वेक्षण विज्ञान में त्रिभुजीकरण का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने 1617 में एराटोस्थेनीज बैटवर्स नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें पृथ्वी की माप और त्रिभुजीकरण की विधि का विस्तृत वर्णन किया। उस समय वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ा प्रश्न था, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा क्यों बदल जाती है। स्नेल ने इस समस्या पर गहराई से अध्ययन शुरू किया। उन्होंने अनेक प्रयोग किए। उन्होंने हवा, पानी और कांच जैसे विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की किरणों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि यदि प्रकाश सीधा प्रवेश करता है तो उसकी दिशा नहीं बदलती, लेकिन यदि वह तिरछे कोण पर प्रवेश करता है तो मुड़ जाता है। अब प्रश्न था, यह मुड़ना किस नियम का पालन करता है। स्नेल ने अलग अलग कोणों पर प्रकाश की किरणें भेजी। उन्होंने प्रत्येक प्रयोग में आपतन कोण और अपवर्तन कोण को सावधानीपूर्वक मापा। उन्होंने पाया कि दोनों कोणों के बीच कोई निश्चित गणितीय संबंध अवश्य है। कई महीनों तक गणना करने के बाद उन्होंने वह संबंध खोज निकाला, जो पूरे विश्व में स्नेल का नियम कहलाता है। उन्होंने सिद्ध किया कि किसी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसे गणितीय रूप में इस प्रकार लिखा जाता है, n1 sin थीटा 1 इक्वल्स n2 sin थीटा 2, जहाँ n1 इक्वल्स पहले माध्यम का अपवर्तनांक, n2 इक्वल्स दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, थीटा 1 इक्वल्स आपतन कोण, थीटा 2 इक्वल्स अपवर्तन कोण। सरल भाषा में, यदि प्रकाश हवा से पानी में जाता है
तो वह अभिलंब की ओर मुड़ता है। यदि प्रकाश पानी से हवा में आता है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ता है। आज स्नेल का नियम चश्मे के लेंस बनाने में, कैमरे के लेंस, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, फाइबर ऑप्टिक्स, लेजर तकनीक, मेडिकल उपकरण, ऑप्टिकल संचार, वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग किया जाता है। स्नेल ने अपने अपवर्तन के नियम की खोज लगभग 1621 में कर ली थी, लेकिन उन्होंने इसे अपने जीवनकाल में प्रकाशित नहीं किया। उस समय कई वैज्ञानिक अपनी खोजों को तुरंत प्रकाशित नहीं करते थे। कभी वे उन्हें और बेहतर बनाना चाहते थे, तो कभी अन्य शोधों में व्यस्त हो जाते थे। स्नेल के निधन के कुछ वर्षों बाद फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ रेने डेस्कार्ट ने 1637 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ले डायोप्ट्रिक में इसी नियम का वर्णन किया। प्रारंभ में बहुत से लोगों ने इसे डेस्कार्ट का नियम माना। बाद में वैज्ञानिकों को स्नेल की मूल पांडुलिपियां मिली। तब ये स्पष्ट हुआ कि इस नियम की खोज सबसे पहले स्नेल ने की थी। इसलिए आज पूरी दुनिया इसे स्नेल का नियम के नाम से जानती है। दुर्भाग्यवश उनका जीवन अधिक लंबा नहीं रहा। 30 अक्टूबर 1626 को केवल 46 वर्ष की आयु में नीदरलैंड के लीडेन शहर में उनका निधन हो गया।